बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूवर्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी बीमारी के मुतालिक जिसे मलेरिया कहते हैं, मलेरिया का बुखार, मलेरिया की बीमारी। आज हम इस टॉपिक के मुतालिक आपको मुख्तसर सा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट पहलू इसका छेड़ेंगे। मलेरिया किसे कहते हैं? मलेरिया बुखार की एक किस्म है जो एक फ़ीमेल मॉस्कीटो मतलब मादा मॉस्कीटो यानी फ़ीमेल होती है मॉस्कीटो, मच्छर उसके काटने से लगता है या फैलता है या बीमारी बढ़ती है। इसको इनोफ्लीस कहते हैं। इसके काटने से, एक मच्छर के काटने से मलेरिया का बुखार इंसान को लगता है, उसे हम मलेरिया कहते हैं। अब मलेरिया की कितने किस्में हैं? अगर देखा जाए तो मलेरिया की टोटल 4 किस्में हैं, जिसमें 2 पाकिस्तान में पाई जाती हैं और ज़्यादातर 2 या 3 जो है ना वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में या यूरोप कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। जो पाकिस्तान में 2 पाई जाती हैं, ये 2 किस्म की मलेरिया की बीमारी पाकिस्तान में है, भले कम मिकदार में या ज़्यादा मिकदार में है, लेकिन पाई जाती है। तो उसके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। पहली किस्म इसकी ये है मलेरिया की वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरी किस्म है इसकी प्लाज्मोडियम फाल्सिफाम। दोनों किस्म के अक़साम पाकिस्तान में पाई जाती हैं। कभी किसी को वाइवेक्स की प्रॉब्लम होती है, कभी किसी को फाल्सिफाम की होती है। अब मेन चीज़ ये है कि हमें पता कैसे चलेगा या मलेरिया की अलामात क्या हैं। तो मलेरिया की अलामात में सबसे पहले 3 इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं। एक हाई ग्रेड फीवर मतलब तेज़ बुखार 101, 2, 3, 4, 5 तक। दूसरा स्वेटिंग, पसीना। तीसरा जो है ना इसकी मलेरिया की जो अलामत है, पहले हाई ग्रेड फीवर होता है। दूसरा शेवरिंग मतलब सर्दी काफ़ी तेज़, कपकपी इंसान पे तारी हो जाती है। तीसरा जो ना स्वेटिंग मतलब पसीना आना। पहला हमने डिस्कस किया हाई ग्रेड फीवर, काफ़ी तेज़ बुखार होता है। दूसरी इसकी अलामत होती है रिगर्स चिल्स मतलब कपकपी, काफ़ी तेज़ सर्दी के साथ लोग कहते हैं कि बुखार है इसको। तीसरा पसीना आना। तो ये कॉमन इसके जो है ना सिम्टम्स हैं, अलामात हैं। तो इससे हटकर रेलिवेंट और क्या होता है इसमें अलामात में? एक हेडेक यानी सर दर्द होता है। दूसरा जीबीए जनरल बॉडी एक मतलब पूरे जिस्म में दर्द होता है। तीसरा नौजिया या वॉमिटिंग, मतली आना और या उल्टी होना। दिल भर भर रहा होता है, भर भर के आ रहा होता है या उल्टी महसूस हो रही थी इंसान को। ठीक है। इसके अलावा इसके साथ कुछ लोगों को जो है ना किसी का पेट भी ख़राब हो सकता है, लेकिन नॉर्मल यही सिम्टम्स हैं। इनको अगर देखा जाए तो ये मलेरिया की तरफ इंडिकेट करती हैं। अलामात हमने डिस्कस कर ली। अब इसमें है इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। मलेरिया की तशख़ीस हम आईसीटी मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिप मेथड से। तो उसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फाल्सिफाम स्ट्रिप मेथड पे चेक किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन इससे भी हो सकती है। दूसरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी इसकी हो सकती है। तीसरा पेरिफेरल स्मेयर में भी हम देख सकते हैं इसकी एंटीबॉडीज़ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फाल्सिफाम की। कॉमनली जो होता है या तो सरकारी हॉस्पिटल या लोकल हॉस्पिटल्स में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है, नहीं तो स्ट्रिप मेथड भी होता है। तीसरा फिर हम पेरिफेरल स्मेयर के साथ ब्लड लेके जो है ना उसको चेक करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर आ जाती है बात ट्रीटमेंट पे। अब डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीरियस नहीं है, बुखार रोज़ाना शाम के टाइम आता है फिर उतर जाता है, या दिन की किसी और पहर आता है
और फिर आप सिंपल पेनाडॉल, कैलपॉल या फेब्रॉल लेने से या पोनस्टान लेने से बुखार टेम्पररी कम हो जाता है और फिर आता है। तो उसके लिए कि हम दिन में 2 से 3 दफ़ा पेनाडॉल की टेबलेट देते हैं, साथ या क्विनीन 300 mg की 2 टेबलेट्स सुबह शाम, या न्यूक्विन पी के नाम से आती है, क्लोरोक्विन फास्फेट होता है, या बेसोकिन या रेसोचिन के नाम से। तो जो WHO का प्रोटोकॉल है वो तो ये कि 10 mg पर kg स्टेट और 5 mg आफ्टर 6 आवर, फिर 5 mg टुमारो और 5 mg नेक्स्ट डे, थर्ड डे। तो मतलब इसकी टोटल 3 दिन की डोज होती है। तो अगर कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल हो, एज पेशेंट की अगर तकरीबन 18 से अबाव हो, तो टू टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट शाम पहले दिन, फिर 2 टेबलेट, 2 टेबलेट सुबह 2 शाम दूसरे दिन, और फिर 2 टेबलेट तीसरे दिन। मतलब इसकी टोटल डोज 1 स्ट्रिप टोटल 10 टेबलेट्स होती हैं। और अगर इसी हिसाब से दूसरे कम्बिनेशन में आर्थिमीटर और लोमिफेंट्रिन के हिसाब से देखा जाए तो ये इसकी जो नॉर्मल डोज होती है 40 या 240, 40/240, 40/240 और या 80/200, 480। तो अगर एज तकरीबन 15-16 है तो फिर 40, इससे लेकर तकरीबन 25-30 साल तक है तो फिर 40-240 ठीक रहेगी। कम्बिनेशन है ये लोमिफेंट्रिन और आर्थिमीटर और लोमिफेंट्रिन का। तो ये दूध के साथ ली जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि स्टमक डिस्टर्ब होता है इससे। तो कोशिश की जानी चाहिए, अगर आप कोई स्टमक एंटासिड सिरप देना चाहते हैं तो भी ठीक है, बी कम्प्लेक्स सिरप हो साथ, अच्छी बात है। नहीं तो फिर कम अज़ कम ओमेप्राजोल में कुछ हो गया, इसोमेप्राजोल हो गया, लांसाप्राजोल हो गया, कुछ इस तरह आप ज़रूर दीजिएगा। तो ये बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह नहार मुँह नाश्ते में लें मैदे के लिए कुछ, और उसके बाद जो है ना, अगर हम बेसोकिन रेसोचिन दे रहे हैं तो फिर 2 गोलियां सुबह और 2 शाम, फिर दूसरे दिन भी 2 सुबह 2 शाम, और तीसरे दिन 2 गोलियां, टोटल 10। अगर आर्थिमीटर लोमिफेंट्रिन है तो फिर जो है ना 2 गोलियां आप 1 गोली सुबह 1 शाम दें। अगर 40-240 है तो इसकी 8 टेबलेट्स डोज है, मतलब 4 दिन में ख़त्म होगी। अगर 80-480 है फिर तो 1 गोली सुबह 1 शाम, इसकी टोटल डोज 3 डेज़ की है, मतलब 6 टेबलेट आपको खानी पड़ती है। साथ सपोर्टिव में आपको जो है ना टेबलेट पेनाडाल की या कैलपॉल की या पेट्रोल आप ले सकते हैं, पैरासीटामोल फार्मूला, या मेफनिक में आप कीमिक फोर्ट होगी या पोनस्टान होगी या डॉलर DS या मेफनिक होगी, आप वो साथ ले सकती हैं। लेकिन बी कम्प्लेक्स और एंटासिड ज़रूर आप लें, ताकि स्टमक एसिडिटी ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, खाने पीने को मन करे, ताकि कुछ वीकनेस, उसकी वजह से ब्लड बर्न भी होता है, वाइट सेल भी आपकी कम हो जाते हैं, HB लेवल भी कम हो सकता है इससे। अगर सीवियरिटी आती है वाइवेक्स में तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा अल्लाह ना करे फाल्सिफार्म हो, जो ज़्यादा हो जाए, जिसे गर्दन तोड़ या सरसाम बुखार कहते हैं, तो उसमें झटके भी इंसान को आ सकते हैं, फिर जिसे कहते हैं, ऐसे होता है जर्की मूवमेंट्स हो सकती हैं, या लोकलाइज फिट्स हो सकते हैं, झटका आते हैं। तो उसमें फिर अगर सीवियरिटी ज़्यादा होती है और बुखार कंट्रोल नहीं होता, फिर आपको एडमिट ज़रूर कराना है पेशेंट को और हॉस्पिटलाइज करवाना है, ताकि फिर साथ साथ अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी पड़े, मज़ीद कम्प्लिकेशन हो, कोई पेचीदगियाँ बने, तो उसका भी फिर बंदोबस्त हो सके, टाइम पे ट्रीट हो सके। तो ये थी हमारी आज मलेरिया के मुतालिक, मलेरिया किसे कहते हैं, इसकी कितनी अक़साम है, और फिर मलेरिया की अलामात क्या हैं, मलेरिया की तशख़ीस, एहतियाती तदाबीर हमें ज़रूर अपनानी चाहिए, ताकि एहतियाती तदाबीर अपना के हम अपने आप को भी बचा सकें, इर्द गिर्द अपने माहौल को साफ़ रखने। कैसे आपने गली कूचों में नालियां हैं या खड़ा पानी जहाँ पे है उसको हटाने, नालियों को की साफ़ सुथराई करनी है, और जितने भी एग्जास हैं, किचन में हो गया, वॉशरूम में होगा, कमरों में हो गया, उनको नेट लगा के बंद करें, बारीक जाल लगाने, ताकि मच्छर के आने का चांस ना पैदा हो सके। और खड़ा पानी और नालियों को साफ़ रखें ताकि मच्छर की अफजाइश ना हो सके और बीमारी के फैलने का ख़तरा कम हो जाए। घर की साफ़ सुथराई, टॉयलेट हो गया और सहन हो गया, फ़र्श जितने भी हों, उनकी साफ़ सुथराई का ख़ास ख्याल रखें ताकि मच्छर इकट्ठे ना हो और पानी में वो ग्रोथ ना करे, अफजाइश ना करे, तो बीमारी से इंशाल्लाह हम अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। इसके अलावा हमने ट्रीटमेंट भी डिटेल में डिस्कस की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें।
और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। अस्सलाम वालेकुम।